Hello everyone, welcome back to Sprint UPSC where we are discussing the history of Tamil Nadu board class 12th history. हम हैं चैप्टर 16 में, हम जहाँ पे थर्ड फेज समझ रहे हैं हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट का। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके नेशनल मूवमेंट और मॉडर्न हिस्ट्री का। तो हम बहुत सी चीज़ें समझ चुके हैं, तो एक सीरीज़ में समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। इस सेशन में हम नेहरू रिपोर्ट 1928 में जो आई थी उसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और फिर हम समझेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट CDM। ओके, सो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देती हूँ कि हमारा जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, जब गांधी जी आ गए थे उसके बाद उस नेशनल मूवमेंट को 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। पहले बोला जाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सेकेंड इंपॉर्टेंट फेज था आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड थर्ड एंड फाइनल स्टेज था आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, सो ये 3 फेजेस थे, 3 समय चीज़ों से समझते हैं हम आज के सेशन में सिविल डिसोबीडियंस समझेंगे, जो दांडी मार्च हुआ था वो समझेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पूना पैक्ट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, नेशनल मूवमेंट, इंडिविजुअल सत्याग्रह एंड क्रिप्स मिशन। बाकी की चीज़ें हम आगे आने वाले सेशन में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेहरू रिपोर्ट के साथ। सो देखिए, जब आपके देश में इतनी ज़्यादा वो चीज़ें चल रही हैं, रिपोर्ट्स बन रही हैं, बातें चल रही हैं कि हाँ अब ऑटोनॉमस गवर्नमेंट बनानी चाहिए, डायाची सिस्टम एंड एवरीथिंग, तो आपके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड ब्रिकनहेड, उन्होंने इंडियंस को चैलेंज किया कि अब आप ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ कि जितने भी लोग आपके टेरिटरी में रह रहे हैं और हम हैं ऑफ कोर्स यानी कि ब्रिटिशर्स हैं, उन सब के लिए एक्सेप्टेबल हो। ये चैलेंज हमारे कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया एंड उन्होंने एक पार्टी मीटिंग रखी 1928 में। उन्होंने कमेटी सेटअप करी, ठीक है, एंड 8 लोगों की कमेटी थी एंड a committee that was consisting of 8 was constituted to draw the blueprint of the future constitution of India। and इन्होंने blueprint बनाने के लिए एक कमेटी सेटअप करी और जिसके लिए हेड रखा मोतीलाल नेहरू जी को। रिपोर्ट पब्लिश की गई इस कमेटी के द्वारा और इसी रिपोर्ट को हम फेमसली बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। अब रिपोर्ट के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, फीचर्स देख लेते हैं। रिपोर्ट बोलता था कि डोमिनेंट स्टेटस मिलना चाहिए और ये डोमिनेंट स्टेटस जो है भारत को मिलना चाहिए, एक इमीडिएट स्टेप में होनी चाहिए। अब डोमिनियन का मतलब क्या होता है? डोमिनियन यानी कि पावर टू रूल और पावर टू कंट्रोल, ठीक है। तो वो डोमिनेंट स्टेटस अब भारत चाह रहा था, बोल रहा था कि फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर होनी चाहिए, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक पूरी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बननी चाहिए। प्रोविंसेस को यानी कि आज के डेट के जो आपके स्टेट्स हैं, बोल रहा है कि स्टेट को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। देयर शुड बी अ क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द प्रोविंसेस। जो आज के आपके 7 शेड्यूल में पावर डिवाइडेड है, वही पावर डिवाइडेड ये चाह रहे थे और चाह रहे थे कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर हो एट द सेंटर। बाई कैमरल रजिस्ट्रेशन यानी कि आज के डेट के कंटेक्स्ट में अगर आपको समझने की कोशिश करनी है तो जैसे कि हमारे लोकसभा और राज्यसभा हैं, वो लेजिस्लेचर ये चाह रहे थे। ओके, तो ये सारे इनके फेवर की चीज़ें थी, ये चाह रहे थे। हाउएवर मुस्लिम लीग जो है, जो कि उनके जो लीडर हैं मोहम्मद अली जिन्ना, वो इसको बोलते थे कि ये जो मुस्लिम इंटरेस्ट हैं उसके खिलाफ है, डेट्रीमेंटल है मुस्लिम इंटरेस्ट के। और जिन्ना ने फिर क्या किया, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस मुस्लिम्स की रखी। वहाँ पर इन्होंने 14 पॉइंट्स एज मुस्लिम लीग डिमांडेड, और जो बोलते हैं 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना, तो वो इन्होंने रखे, ठीक है, जो कि वो मुस्लिम्स डिमांड कर रहे थे, राइट। अब बात करते हैं, शुरुआत हो जाती है यहाँ से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की 1930 से 34 तक। पूरा माहौल जो था रेस्टलेसनेस का था। कांग्रेस ने लाहौर में 1929 में एक सेशन रखा था, ठीक है, दिसंबर की बात है। ये सेशन को जो है प्रेसाइड किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया पूर्ण स्वराज का। तो देखिए, आपको ये सब चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है कि किस सेशन में कौन सा रेजोल्यूशन पास किया गया था, ठीक है। पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो मोरोवर गवर्नमेंट फेल टू एक्सेप्ट नेहरू रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाई गवर्नमेंट। तो कांग्रेस ने कहा कि अब हम क्या करेंगे, अब हम एक नई मूवमेंट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो कांग्रेस ने हमारा जो पहला इंडिपेंडेंस डे है 1930 में ऑब्जर्व कर लिया था, जनवरी 26। आज भी हम 26 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन 26 जनवरी 1950 को जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था उसके बेसिस पे मनाते हैं। लेकिन 26 जनवरी की जो डेट की इंपॉर्टेंस है वो यहीं से आई थी, क्योंकि कांग्रेस ने पहला डे ऑफ इंडिपेंडेंस यहाँ पे मनाया था।
तो सिंस देन 26 जनवरी इज़ ऑब्जर्व एज एन इंडिपेंडेंस डे। फिर लेटर ऑन आज की डेट में हम एज अ रिपब्लिक डे मनाते हैं। दांडी मार्च की बात करते हैं, ठीक है। तो अब सेकेंड मेजर स्ट्रगल कांग्रेस ने स्टार्ट कर दिया था। मार्च को 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च का इनिशिएशन कर दिया और उन्होंने 79 फॉलोअर्स चूज़ किए। अभी दांडी मार्च क्यों हो रहा था ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इट वॉज बेसिकली अ सॉल्ट सत्याग्रह, और जो सॉल्ट लॉस के खिलाफ इन्होंने मार्च करना स्टार्ट कर दिया था। गांधी जी जो हैं वो दांडी कोस्ट पर पहुँचे थे 5 अप्रैल 1930 में, और अप्रॉक्सीमेटली 200 माइल्स तक ये इन्होंने पूरा मार्च किया था। एंड ऑन 6 अप्रैल फॉर्मली इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ। जैसे ही उन्होंने, डिसोबीडियंस का मतलब क्या होता है, चीज़ों को डिसोबे करना, लॉस को डिसोबे करना। तो सबसे पहला जो लॉ इन्होंने डिसोबे किया था वो किया था सॉल्ट लॉ, ठीक है। अब देखिए ऑन अप्रैल 9 महात्मा गांधी ही लेड डाउन द प्रोग्राम ऑफ मूवमेंट, जिसमें मेकिंग ऑफ सॉल्ट इन एवरी विलेज इन द वायलेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉज। अब इस प्रोग्राम में, इस मूवमेंट में क्या क्या चीज़ें थी कि हर एक विलेज अब क्या कर सकता है, जो भी अपना जो सॉल्ट बना सकता है, वॉयलेट कर सकता है जो आपका सॉल्ट लॉ है उसको, ठीक है। पिकेटिंग बाय वुमेन बिफोर द शॉप सेलिंग लिकर, यानी कि जो भी शॉप्स लेकर भेज रहे थे उसके सामने वुमेंस धरना दे के बैठ गई थी। ओपीएम और फॉरेन क्लोथ्स वाले शॉप के सामने भी धरने हो रहे थे, और जो भी फॉरेन क्लोथ्स था उनके लिए बॉनफायर्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए गए थे। द स्पिनिंग क्लोथ्स बाय यूजिंग चरखा एंड फाइटिंग अनटचेबिलिटी वॉज वन ऑफ अनदर वर्क एंड द फीचर ऑफ दिस मूवमेंट। स्कूल बायकॉट किए जा रहे थे, कॉलेजेस बायकॉट किए जा रहे थे स्टूडेंट्स के द्वारा, एंड गवर्नमेंट जॉब से लोग अपनी क्या कर रहे थे, रिज़ाइन कर रहे थे। ओवर एंड अबव ये सारे के सारे जो प्रोग्राम्स हैं, दे कॉल्ड अपॉन द पीपल नॉट टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, ओके। तो यानी कि अब गवर्नमेंट को डिसोबे कर रहे हैं हम, उनको टैक्स किसी भी तरह से नहीं देंगे। ये जो पूरा मूवमेंट है धीरे धीरे करके पूरे देश में फैल गया। स्टूडेंट, वर्कर्स, फार्मर्स, वुमेन, सब ने इस मूवमेंट में बड़े ही एंथुजियाज्म से पार्टिसिपेट किया। एंड एज अ रिएक्शन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट कांग्रेस लीडर्स हैं उनको ऑफकोर्स अरेस्ट कर लिया और इम्प्रिजन कर दिया। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। सो देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसने बोला कि अब एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ में अप्रेजिंग्स हो रहे हैं। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपका हुआ था 1930 में लंदन में, ठीक है। और ये माना गया था कि हम कांग्रेस के जो भी लोग हैं वो सारे के सारे बायकॉट करेंगे। तो फिर इट वॉज बायकॉटेड बाय कांग्रेस। फिर जनवरी 1931 में, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ कंडक्टिव एटमॉस्फेयर फॉर टॉक्स, गवर्नमेंट लिफ्टेड द बैन ऑन कांग्रेस पार्टी। तो गवर्नमेंट ने पार्टी से क्या कर दिया, बैन हटा दिया कि भाई एटलीस्ट बात तो करेंगे ये लोग। और फिर कुछ लीडर्स जो थे उनको भी प्रेजेंस से छोड़ दिया। फिर यहाँ पे थोड़ा ईज हो गया। तो फिर 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ और इसको साइन किया गया। अब इस पैक्ट में क्या था ये जानना ज़रूरी है। महात्मा गांधी ने बोला कि ठीक है, हमारा जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है हम इसको सस्पेंड कर देंगे, और आपका जो पहला तो कॉन्फ्रेंस हुआ नहीं, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अब जो अभी एक सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा उसको हम अटेंड कर लेंगे, ठीक। 1901 में सितंबर 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फिर से लंदन में हुआ। गांधी जी गए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, बट वो भारत जब आए तो बड़े ही डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि कोई अग्रीमेंट नहीं बैठा था ब्रिटिशर्स और उनके बीच में। और जो इनकी डिमांड थी, डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड ऑन द कम्युनिकल क्वेश्चंस, इस पे कुछ भी तरह से वो एक बात पे नहीं बैठ पाए थे। फिर उसके बाद 1932 में इन्होंने कहा फिर से हम रिज्यूम करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एंड गवर्नमेंट ने फिर से रेस्पॉन्ड किया। महात्मा गांधी जी को ही अरेस्ट कर लिया, सरदार पटेल को अरेस्ट कर लिया, ठीक है। और फिर से इन्होंने कांग्रेस पार्टी पे बैन घोषित कर दिया। फिर पूना पैक्ट हुआ। तो देखो, अंबेडकर जी भी थे कहीं ना कहीं पिक्चर में। तो 1930 से डॉक्टर अंबेडकर जी जो है काफ़ी अच्छा इन्होंने लीडरशिप अपना ली थी, एक नेशनल स्टैचर इन्होंने बना लिया था। और ये बेसिकली बात करते थे डिप्रेस्ड क्लास लोगों के ऊपर, डिप्रेस्ड क्लास लोगों के लिए, ठीक है। While presenting a real picture of the condition of these people in the first roundtable conference, he had demanded separate electorate for them. तो कांग्रेस नहीं गए तो क्या हुआ, ये तो गए थे और इन्होंने एक पिक्चर बताया कि किस तरह से
एक रियल पिक्चर है डिप्रेस्ड की क्या कंडीशन है, और उन्होंने बोला कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट, अभी देखो मुस्लिम्स के लिए सिर्फ सेपरेट इलेक्टोरेट था, इन्होंने बोला कि अब क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपके जो डिप्रेस क्लास है उनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। फिर 1932 में प्राइम मिनिस्टर थे रैमसे मैकडोनल्ड, उन्होंने अनाउंसमेंट किया और उन्होंने बोला कि कम्युनल अवार्ड्स आएगा। तो अभी कम्युनल अवार्ड्स क्या था, इस अवार्ड्स के अकॉर्डिंग डिप्रेस क्लासेस को एक सेपरेट कम्युनिटी बना दिया उन्होंने, और सेपरेट इलेक्टोरेट इनके लिए जो है स्टार्ट कर दिया। अब महात्मा गांधी जी इस चीज़ के टोटली खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से कम्युनल जो है आपका डिवीज़न हो देश में। उन्होंने अगेंस्ट जो कम्युनल अवार्ड है उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया, और ही वेंट टू फास्ट ऑन टू डेथ इन यरवदा जेल के अंदर थे उस वक्त पे, ठीक है। फिर अब एक तरफ थे आपके डॉक्टर अंबेडकर जी, दूसरी तरफ थे गांधी जी, तो दोनों के बीच में फिर कोई अग्रीमेंट हुआ, और अग्रीमेंट को बोला जाता है पूना एक्ट, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी मान गई इस चीज़ से। अब इस एक्ट के अंदर अकॉर्डिंगली 148 सीट of different provincial legislature, they were to reserved for the depressed classes in place of the 71 as provided in the communal award। तो अब यहाँ पे सीट रिजर्वेशन का सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया था इंस्टेड ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट। ओके, नाउ थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई फिर 1932 में। कांग्रेस वंस मोर did not take part in it, and nonetheless in March 1933 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वाइट पेपर इशू किया, ठीक है। और ये वाइट पेपर ही है आपका बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, क्योंकि हम तो नहीं मान रहे थे। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो रहा था बैकग्राउंड में, और नेशनल मूवमेंट भी चल रहा था। अब आ जाते हैं 1937 के आसपास। तो इलेक्शंस जो हो रहे थे 1937 में, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होने थे। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज दे वर फॉर्म्ड इन 7 स्टेट इन इंडिया। ओके, 7 स्टेट में कांग्रेस जीत चुकी थी, और 1 सितंबर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने भारत के लोगों से कंसल्ट भी नहीं किया और भारत को वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व भी कर दिया, ठीक है। अब कांग्रेस बोले कि भाई हम ही वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व कर रहे हो, हमसे तो पूछो, तो फिर उन्होंने अपोज कर दिया। सो इसी वजह से प्रोटेस्ट करने के लिए कांग्रेस मिनिस्ट्री ने अपने जो प्रोविंसेस है वहाँ से रिज़ाइन कर दिया था 1939 में। अब यहाँ पे मुस्लिम लीग का अलग ही सीन चल रहा था। मुस्लिम लीग ने इस चीज़ को सेलिब्रेट किया एज अ डे ऑफ डिलीवरेंस डे, है ना। लड़ाइयाँ तो चली रही थी, याद है ना, मोहम्मद जिन्ना ने 14 पॉइंट कमीशंस 14 पॉइंट डिमांड्स रख दी थी, अभी चीज़ें चली रही थी, ठीक है। तो इन्होंने एज अ डिलीवरेंस डे उस चीज़ को सेलिब्रेट किया। फिर यहाँ पे 1940 में फाइनली इतना ज़्यादा फैक्शन जो हो चुका था मुस्लिम हिंदू का, कि 1940 में आपकी जो मुस्लिम लीग है उसने कहा कि हमें अब एक सेपरेट पाकिस्तान चाहिए। ओके, अब बात करते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह की। ये क्या चल रहे थे, ये आपको समझने की कोशिश करनी है। तो देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, सोच रहे थे कि यार अब जो इंडियंस हैं उनका सपोर्ट चाहिए, तो इसके लिए इनको कुछ कुछ लिक्रेटिव चीज़ें देते रहो। ब्रिटिशर्स ने ऑफ़र किया अगस्त ऑफ़र, ठीक है। अब अगस्त ऑफ़र में क्या था कि आफ्टर द वॉर एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी सेटअप की जाएगी हमारे देश में, और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, ऐसा इन्होंने बोला। 8 अगस्त 1940 में लेकर आए थे, ठीक है। गांधी जी को पता था, गांधी जी तो पहले से ही भाग चुके थे, वो सेटिस्फाइड नहीं थे इस चीज़ के लिए, और उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग अपना इंडिविजुअल सत्याग्रह करेंगे, है ना। और इन्होंने लॉन्च किया इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो जब हम इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात करते हैं, ये लिमिटेड सत्याग्रह है, एक सिम्बॉलिक एंड नॉन वायलेंट नेचर था इनका, एंड इट वाज लेफ्ट टू महात्मा गांधी टू चूज़ द सत्याग्रही। सो अब महात्मा गांधी अपने जो सत्याग्रही हैं उनको चूज़ कर रहे थे। पहले हैं आचार्य विनोबा भावे, ही वॉज द फर्स्ट वन जिनको ऑफर किया गया सत्याग्रह, एंड लाइक ही वॉज सेंटेंस टू 3 मंथ इम्प्रिजनमेंट आफ्टर दैट। जवाहरलाल नेहरू वॉज द सेकेंड सत्याग्रही, और इनको 4 महीने के लिए इम्प्रिजन किया गया था। इंडिविजुअल सत्याग्रह फिर नियरली 15 मंथ तक चलता रहा। इंडिविजुअल सत्याग्रह बेसिकली बहुत ही छोटे छोटे सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेटिव नॉन वायलेंट मूवमेंट थे जो कि देश में अलग अलग जगह पे हो रहे थे, ठीक है। अब
देखते हैं फिर 1942 में क्रिप्स मिशन कैसे आया। तो अब वर्ल्ड वॉर चल रहा था पीछे बैकग्राउंड में, जानते हैं आप। तो इन अ मीन टाइम वॉइस रॉय जो थे आपके लॉर्ड लिनलिथगो, इन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपैंड किया, इसमें 5 और इंडियंस को लेकर आ गए 1941 में। हाउएवर इतनी बुरी वर्सनिंग कंडीशन हो रही थी ब्रिटिशर्स की इंटरनेशनल कंडीशन में, तो ब्रिटिशर्स ने सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा कि यार इंडिया का कॉपरेशन आपको लेना ज़रूरी है। 1942 में आए थे, इसी को क्रिप्स भाई साहब को भेजा था यहाँ पे, इसलिए इसको बोला जाता है क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स के क्या क्या रिकमेंडेशन थे, तो क्रिप्स ने बोला कि ठीक है हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, ठीक, आपके यहाँ माइनॉरिटीज़ का प्रॉब्लम है, हम उनको भी प्रोटेक्शन दे देंगे। फिर उन्होंने बोला कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो सेट कर देंगे, जिसमें आपके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे प्रिंसली स्टेट से और आपके जो ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं वहाँ से भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ठीक, ये भी मान लिया उन्होंने। फिर उन्होंने बोला कि देयर वुड बी प्रोविजंस फॉर एनी प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया not prepared to accept these constitutions either to retain in the present constitutional provisions or frame a constitution of its own। तो ये भी उन्होंने प्रोविजन रख दिया, ठीक। बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज थे, उन्होंने इस क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया। गांधी जी ने तो इस फैक्ट बोला कि जो क्रिप्स प्रपोजल है इट इज़ अ पोस्ट डेटेड चेक, कि अब हमारी डिमांड्स और बढ़ चुकी हैं, आप हमें जो दे रहे हो वो बहुत ही पोस्ट डेटेड चीज़ें हो चुकी हैं, वो हमने बहुत इनिशियली डिमांड की थी, ठीक है। दे डिड नॉट लाइक द राइट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ईदर टू सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और टू स्टे आउट ऑफ द इंडियन यूनियन। तो पहली चीज़ तो ये पसंद ही नहीं आई कि प्रिंसली स्टेट्स को अगर पसंद नहीं आएगा तो वो या तो यहाँ पे रहें, चाहे वो छोड़ दें भारत का यूनियन। दूसरी बात, मुस्लिम लीग्स को भी ये चीज़ पसंद नहीं आई थी क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड की थी, ठीक है, और ये पाकिस्तान की डिमांड क्रिप्स मिशन में कहीं से कहीं पे भी एड्रेस नहीं की गई। तो अभी कुछ सिचुएशन चल रही है, अभी भी चीज़ें बिगड़ ही रही हैं, तो एक्चुअली ब्रिटिशर्स के लिए बिगड़ रही हैं, हमारे लिए नहीं बिगड़ रही हैं। तो आप देखेंगे नेक्स्ट सेशन में हम समझेंगे लास्ट हमारा जो मान लीजिए एक नेशनल मूवमेंट है, दैट इज़ द क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड दिस इज इट अबाउट दिस सेशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डिड, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आप अपने बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी, जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।